हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया से स्टडी आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, इस लेक्चर में हम क्लास 10th का 6th चैप्टर है नियंत्रण व समन है, इसके बारे में वो जानेंगे। इस चैप्टर में वो हम जानेंगे कि तंत्रिका कोशिकाएं वो क्या होती हैं, वो किस प्रकार से काम है वो करती हैं और उसके कौन कौन से भाग हैं। इसके आगे हम जानेंगे कि मस्तिष्क के बारे में, उसके कौन कौन से भाग हैं, वो नियंत्रण है वो कैसे करता है हमारे शरीर को। और इसके अलावा है वो अंतर स्त्रावी ग्रंथियाँ हैं, उनके बारे में जानेंगे कि वो किस प्रकार और कौन कौन से हार्मोन है उनका स्त्रावण है वो करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम नियंत्रण और समन्वय के बारे में कि हमारे शरीर में विभिन्न अंग एवं अंग तंत्र मिलकर निरंतर कार्य करते हैं। इन सभी अंगों के कार्यों को नियंत्रित करना और उनके बीच में तालमेल स्थापित करने की जो क्रिया होती है उसको हमें नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। कि कोई भी अंग है वो किस प्रकार से अन्य अंग के साथ मिलकर किस प्रकार है वो कार्यों को एक दूसरे के साथ मिलकर वो नियंत्रित करते हैं और उनके बीच में वो तालमेल स्थापित करने का काम है वो करते हैं, उसको है वो हम नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो वहाँ से तुरंत वो हाथ हटा लेते हैं। इसमें त्वचा है, संवेदी कोशिकाएं, मेरुरज्जु है, प्रेरक तंत्रिकाएं और मांसपेशियाँ ये सब मिलकर हैं वो कार्य करती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं उद्दीपन और अनुक्रिया की परिभाषा की ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उद्दीपन के बारे में कि पर्यावरण में होने वाले ऐसा परिवर्तन जो जीव में प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है उसको हम उद्दीपन कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश है, तापमान है, स्पर्श है, ध्वनि है, ये सब है वो उद्दीपन का काम है वो करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं इन उद्दीपन के प्रति हैं वो अनुक्रिया या रेस्पॉन्स क्या होता है उनको देख लेते हैं कि उद्दीपन के प्रति जीव द्वारा की जाने वाली जो भी प्रतिक्रिया होती है उसको हमें अनुक्रिया कहते हैं या फिर उसको इंग्लिश में कह देते हैं रेस्पॉन्स। कि तेज प्रकाश पड़ने पर आँख की पुतली का सिकुड़ना, ये है वो उद्दीपन हो गया है। और इसके अलावा ये हम देख सकते हैं कि जब हम गर्म वस्तु को छूते हैं तो वहाँ से तुरंत हाथ हैं वो हटा लेते हैं, ये इसके प्रति हैं वो अनुक्रिया होगी। तो उद्दीपन क्या हो गया कि ऐसा परिवर्तन जो जीव द्वारा है वो प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है उसे हम उद्दीपन कह देते हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश है, तापमान है, स्पर्श है, ध्वनि है वगैरह। और अनुक्रिया क्या होगी कि उद्दीपन के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रिया है उसको हमें अनुक्रिया कह देते हैं। जैसे कि किसी गर्म वस्तु को छूने पर तुरंत वहाँ से हाथ है हटा लेना या तेज प्रकाश पड़ने पर आँख की पुतली का सिकुड़ना, ये सब है इनके उदाहरण हो जाएंगे। आगे हम देख लेते हैं पादपों में नियंत्रण और समन्वय के बारे में कि पौधों में जंतुओं की तरह तंत्रिका तंत्र तो नहीं पाया जाता है, वे मुख्यतः पादप हार्मोन तथा वर्दी आधारित हार्मोन है या इनके द्वारा गतियों द्वारा अपने कार्यों को नियंत्रण करने का कार्य है वो करते हैं। ये दो प्रकार की गतियाँ होती है, एक तो होती है दिशात्मक गति और एक होती है दिशाहीन गति। दिशात्मक गति क्या होती है कि इसमें एक किसी निश्चित दिशा के अंदर है वो गति दोहराई जाती है और दिशाहीन के अंदर कोई निश्चित दिशा है वो नहीं होती है। आगे हम देखते हैं अनुवर्त के बारे में, ट्रोपिज्म के बारे में। जब पौधे का कोई भाग है किसी उद्दीपन की दिशा के अनुसार है वृद्धि करता है तब उसे हमें अनुवर्त कहते हैं। अनुवर्त है वो यहाँ पर 5 प्रकार के दे रखे हैं। सबसे पहले प्रकाशानुवर्त, गुरुत्वानुवर्त, जलानुवर्त और रसायनानुवर्त और स्पर्शानुवर्त। मतलब प्रकाश की दिशा में यदि वृद्धि होती है तो उसमें प्रकाश अनुवर्त है कह देते हैं। उदाहरण के लिए तने का प्रकाश की ओर मुड़ना है। आगे है गुरुत्वानुवर्त, गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाली है वृद्धि, उसको हम गुरुत्वानुवर्त कह देते हैं। उदाहरण के लिए जड़ नीचे की ओर और तना है ऊपर की ओर बढ़ता है। मतलब जड़ है वो नीचे की ओर है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्त हो गया और तना है वो ऊपर की ओर वृद्धि करता तो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्त हो गया। आगे जलानुवर्त, जलानुवर्त में क्या होता है कि जल की दिशा है उसको है वो दर्शाया जाता है जड़ के अंदर, जड़ द्वारा नमी वाली की ओर बढ़ना, ये इसका उदाहरण हो गया। आगे रसायन अनुवर्त, रासायनिक अनुवर्त में क्या होते हैं कि कोई भी रासायनिक पदार्थ होता है उनकी है वो क्रिया दर्शाई जाती है। तो रासायनिक पदार्थों की दिशा में वृद्धि, उदाहरण के लिए पराग नली का बीजांड की ओर है वो आगे की ओर बढ़ना। मतलब यहाँ पर परागकण है वो वर्तिकाग्र पर अंकुरित होता है, उसके बाद में वो किस प्रकार वह बीजांड की तरफ है वो बढ़ता है, उसको हमें वो रसायन अनुवर्त के अंदर पढ़ते हैं। आगे है स्पर्श अनुवर्त, स्पर्श के कारण वृद्धि में बदलाव आता है, उसको हम स्पर्श अनुवर्त कहते हैं। जैसे कि मटर की लता के सहारे चारों ओर लिपटना, ये इसका है उदाहरण हो जाएगा। आगे देखते हैं पादप हार्मोन के बारे में। पादपों में रासायनिक पदार्थ तो बहुत कम मात्रा में बनकर पौधे की वृद्धि और विकास एवं विभिन्न
गतियों को नियंत्रित करते हैं उनको हमें पादप हार्मोन कहते हैं या पादप वर्धी नियामक कहते हैं। ये मुख्यतः वो 4 प्रकार के होते हैं। ऑक्जिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है और एफसीसी के। ऑक्जिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन है, ये तो होते हैं धनात्मक होते हैं जो मतलब पादप की वृद्धि को प्रेरित करते हैं। एफसीसी होता है वो ऋणात्मक होता है, मतलब पादप की वृद्धि को रोकने का काम है वो करता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑक्जिन के बारे में कि ऑक्जिन है वो क्या होता है। ये मुख्यतः पौधे के शीर्ष भाग में वो पाया जाता है, मतलब ऊपरी भाग में वो पाया जाता है, यानी सूट टिप के अंदर है पाया जाता है। इसका प्राकृतिक नाम है वो है इंडोल एसिटिक एसिड, मतलब IAA है। और इसका कार्य क्या हो जाएगा कि कोशिकाओं की वृद्धि को बढ़ाता है, तने की लंबाई को बढ़ाता है, प्रकाश अनुवर्त में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जड़ों की उत्पत्ति में वो सहायक है। तो ये हो गया ऑक्जिन का कार्य। आगे देख लेते हैं प्रकाश अनुवर्त में ऑक्जिन की भूमिका क्या होती है कि जब पौधे एक तरफ से प्रकाश पड़ता है पौधे पर तो ऑक्जिन छायादार भाग की ओर है वो अधिक मात्रा में चला जाता है। ऑक्जिन उस भाग में कोशिकाओं में वृद्धि को अधिक बढ़ा देता है। परिणामस्वरूप छायादार भाग में वो कोशिकाएं अधिक लंबी हो जाती हैं और तना है प्रकाश की ओर है वो मुड़ जाता है। तो ऑक्जिन का क्या काम हो गया कि तने को है वो प्रकाश की ओर मोड़ना, मतलब ये छायादार भाग है उस तरफ है वो ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा, जिसके कारण है वो तना है वो प्रकाश की ओर है वो मुड़ जाएगा। आप यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर शीर्ष भाग हैं, इनके अंदर है वो प्रकाश अनुवर्त की क्रिया ऑक्जिन हार्मोन के माध्यम से मुख्यतः पाई जाती हैं। इसमें जब एक साइड में वो प्रकाश पड़ता है उस साइड में ऑक्सीजन की मात्रा वो कम हो जाती हैं और इसके विपरीत जहाँ पर छायादार होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा वो बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ है वो अधिक वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप पादप है वो प्रकाश की ओर है वो मुड़ जाता है। तो पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने का मुख्य मतलब कौन सा हार्मोन है जिसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सीजन हार्मोन के द्वारा। सेकेंड देख लेते हैं हम जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन है उसका काम है तने की लंबाई को बढ़ाना, इसके अलावा बीजों का अंकुरण है उनको प्रेरित करना, इसके अलावा फूलों और फलों के विकास में सहायक है वो जिब्रेलिन हार्मोन है। इसके बारे में अन्य हम जानकारी देखें तो मटर के पौधे की लंबाई का बढ़ना, इसके अलावा कुछ फलों के बड़े आकार के लिए भी उपयोग में वो लिया जाता है। तो जिब्रेलिन का मुख्य कार्य क्या हो गया कि तने की लंबाई को बढ़ाना, इसके अलावा बीजों के अंकुरण को प्रेरित करना और फलों और फूलों के विकास में वो सहायक होता है। थर्ड नंबर पर दे रखा है साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन है कोशिका विभाजन को बढ़ाता है, इसके अलावा नई कोशिकाओं के निर्माण है या फिर उत्तकों के निर्माण को है प्रेरित करता है। इसके अलावा पत्तियों को हरा बनाए रखने में भी साइटोकाइनिन है वो सहायक होता है। और इसके अलावा उत्तक संवर्धन मतलब टिश्यू कल्चर है जिसमें हम कोई भी उत्तक है या फिर कोई भी कोशिका है जिसके माध्यम से हम वो नए पादप या नए उत्तक का निर्माण की प्रक्रिया करते हैं, जिनके अंदर है वो पोषक के रूप में वो साइटोकाइनिन हार्मोन है वो काम में लिया जाता है। इसके अलावा पौधे की वृद्धि को बढ़ाने का काम में भी है वो साइटोकाइनिन के द्वारा किया जाता है। थर्ड नंबर पर आता है एब्सिसिक एसिड या फिर ABA जो कि वृद्धि को रोकने का काम करता है। इसके अलावा पत्तियों को मुरझाने और गिराने में भी एब्सिसिक एसिड है वो सहायक होता है। इसके अलावा रंध्रों को बंद करने का काम है मुख्यतः एब्सिसिक एसिड के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये पोटेशियम हाइड्रोजन जो कि पंप के रूप में काम करता है जिसके माध्यम से रंध्र वो खुलते हैं वो बंद होते हैं, उसमें वो पोटेशियम को है बाहर निकाल के हाइड्रोजन को अंदर लाता है, जिसके परिणाम स्वरूप है वो वापस मेलेट बन जाता है और मेलेट से आगे है वो आगे जल को है बाहर निकाल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप है रंध्र बाहर बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार रंध्रों को बंद करने का काम है वो ABA के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा पत्तियों का मुरझाना और गिराने में सहायक है और वृद्धि को रोकने में सहायक है वो एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। आगे अन्य काम दे रखे हैं इसके सूखे और प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधे की रक्षा करना है वो ABA का कार्य हो जाएगा। इसके अलावा सुप्त अवस्था है या फिर बीजों को मतलब अंकुरित होने से रोकने का काम है वो भी ABA के द्वारा है वो किया जाता है। तो मुख्यतः पादप के द्वारा 4 हार्मोनों का स्त्रावण किया जाता है, ऑक्सीजन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है और ABA है। ABA ये वृद्धि को नियंत्रित करने का काम है वो करता है, जिससे परिणाम स्वरूप पादप है वृद्धि धीरे करता है। और इसके अलावा बीजों को अंकुरण होने से रोकने का काम भी है ABA के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये पत्तियों को गिराने का काम है वो भी करता है। इसके अलावा एक इथाइलिन हार्मोन होता है जो कि फलों को पकने में वो सहायक होता है, मतलब कच्चे फलों को पर इथाइलिन का है वो छिड़काव कर दिया जाता है तो कोई भी फल है वो जल्दी से पक जाता है। आगे दे रखा है तंत्रिका तंत्र के बारे में, न्यूरॉन सिस्टम।
तो जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय का कार्य वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है, जो कि बहुत ही तेज गति से होता है। इसके मुख्यतः वो 3 भाग होते हैं, एक तो होता है मस्तिष्क, एक होता है मेरुरज्जु और एक होता है तंत्रिका। मतलब एक तंत्रिका कोशिका हो जाएगी, इसके बाद में एक मेरुरज्जु हो जाएगा और इसके बाद में एक है ब्रेन यानी मस्तिष्क हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं तंत्रिका कोशिका के बारे में कि तंत्रिका कोशिका वो किस प्रकार की होती हैं और उसका डायग्राम है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं, जिसको हमें न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाएं कह देते हैं, और प्रत्येक न्यूरॉन का कोई ना कोई विशेष कार्य है होता है। अब देख लेते हैं इसके मुख्य भाग कौन कौन से। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेंड्राइट्स के बारे में, इसके बाद में कोशिका काय है, अक्ष तंतु है, माइलिन आवरण है, इन सब के बारे में वो धीरे धीरे हम अध्ययन है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका काय यानी सेल बॉडी के बारे में, जिसको हम सेल बॉडी या फिर साइटोन भी कहते हैं, जो कि न्यूरॉन को पोषण प्रदान करने का काम है वो करती हैं। तो इसके बारे में क्या दे रखा है कि इसको साइटोन या सोमा या पेरिकैरियन भी कहा जाता है, जो कि एक केंद्रीय कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। मतलब इसके अंदर है वो एक केंद्रक पाया जाता है इसके कोशिका द्रव्य में। और इसके अलावा है वो इनके अंदर है निषेल कणिकाएँ वो पाई जाती हैं। निषेल कणिकाएँ हैं उनका निर्माण वो किसके होता है, एक तो इसमें ER है और इसके अलावा है राइबोसोम है वो पाया जाता है। तो निषेल कणिकाएँ हैं वो किन से बनी होती है, निषेल कणिकाएँ हैं वो राइबोसोम और ER मतलब अंतःपर्दोषी जालिका के द्वारा बनी होती हैं, जिनके द्वारा है वो प्रोटीन का निर्माण है वो किया जाता है। तो तंत्रिका कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण वो किसके द्वारा किया जाता है, निषेल कणिका के अंदर, क्योंकि निषेल कणिकाएँ हैं उनका निर्माण है वो ER और राइबोसोम के द्वारा संयुक्त रूप से वो होता है। और इसमें परिधि की ओर है ये निषेल कणिकाएँ घने रूप में पाई जाती हैं, जबकि केंद्र की ओर है वो निषेल कणिकाएँ कम मात्रा में वो पाई जाती हैं। और इसके अलावा इसके अंदर है वो कोशिका काय हो जाएगा, जो कि न्यूरॉन को पोषण प्रदान करने का काम है वो करता है। सेकंड नंबर पर हम देख लेते हैं डेंड्राइट्स के बारे में, जो कि संदेशों को ग्रहण करने का काम है वो करती हैं। तो ये कोशिका काय के ऊपर हैं वो छोटे परत रूप में पाए जाते हैं, मतलब सेल प्रोसेस के रूप में। इनको हैं वो डेंड्राइट्स कहते हैं। आप डायग्राम के अंदर वो देख सकते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हमें डेंड्राइट्स कहते हैं, जो कि संदेशों को ग्रहण करने का काम करते हैं। और अंत में दे रखा है अक्ष तंतु, जिनकी संख्या वो 1 होती है, जो कि अन्य कोशिका को यह संदेश वो पहुंचाने का काम है वो करती हैं अक्ष तंतु। मतलब अक्ष तंतु क्या हो गया, संदेशों को यह कोशिका काय से दूर ले जाने और दूसरे न्यूरॉन या मांसपेशी तक पहुंचाने का कार्य अक्ष तंतु या एक्सॉन के द्वारा वो किया जाता है। अब हम आगे देख लेते हैं एक्सॉन और डेंड्रॉन के अंदर है अंतर क्या दे रखा है। तो एक्सॉन है उनकी संख्या हमेशा 1 होती है। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि एक्सॉन है 1 पाए जाते हैं, जबकि डेंड्रॉन है ये एक साथ में है वो कई पाए जाते हैं, मतलब एक साथ है इनकी संख्या 1 से अधिक होती है। इसके अलावा एक्सॉन है इनके अंदर है वो निषेल कणिकाएँ नहीं पाई जाती है, जबकि डेंड्रॉन है इनके अंदर वो निषेल कणिकाएँ वहीं इसके अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा ये एक्सॉन होते हैं बड़े आकार के होते हैं, क्योंकि इनकी संख्या 1 होती है, जबकि डेंड्रॉन है इनकी संख्या कई होती हैं, जिनके कारण इनकी आकार है वो छोटा होता है, बल्कि छोटा आकार का पाया जाता है। और डेंड्रॉन है वो संदेशों को ग्रहण करने का काम करती है, जबकि एक्सॉन है वो संदेशों को आगे नई तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाने का कार्य वो करती हैं। आगे दे रखा है तंत्रिका आवेग न्यूरो इम्पल्स के बारे में, कि न्यूरॉन के माध्यम से चलने वाली विद्युत रासायनिक संकेत हैं, जिनको हम तंत्रिका आवेग कहते हैं। तो तंत्रिका आवेग की परिभाषा क्या होगी कि न्यूरॉन के माध्यम से चलने वाले विद्युत रासायनिक संकेत हैं, जिनको हमें वो तंत्रिका आवेग कहते हैं। जब कोई उद्दीपन किसी ग्राही द्वारा ग्रहण किया जाता है तो न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग उत्पन्न हो जाता है, और बाद में ये तंत्रिका आवेग हैं वो अक्ष तंतु से होते हुए आगे अन्य तंत्रिका कोशिका के माध्यम से वो सीधे मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो तंत्रिका आवेग क्या हो गए, एक विद्युत रासायनिक संकेत हो गए, जो कि उद्दीपन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और आगे अक्ष तंतु के माध्यम से वो अन्य तंत्रिका कोशिका के पास पहुंचाए जाते हैं, और तंत्रिका कोशिका से हैं वो आगे मस्तिष्क या मेरुरज्जु के अंदर वह भेज दिए जाते हैं। आगे दे रखा है सिनेप्स के बारे में। सिनेप्स क्या होता है कि जब 2 न्यूरॉन के बीच में सूक्ष्म अंतराल पाया जाता है, उसको हमें सिनेप्स कहते हैं। मतलब 2 न्यूरॉन को जोड़ने वाला भाग है उसको हमें सिनेप्स कह देंगे, कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक संदेशों को पहुंचाने में रासायनिक पदार्थ न्यूरोट्रांसमीटर की सहायता से वो करता है। सिनेप्स एक तरफ से दूसरी तरफ संदेशों के प्रवाह को नियंत्रित करता है। मतलब सिनेप्स
उनके अंदर वो एक दिशीय गति हैं वो पाई जाती हैं। तो कोई पूछ ले कि आपके यहाँ सिनेप्स के अंदर किस प्रकार की गति पाई जाती है, तो उसके अंदर गति हैं वो एक दिशीय गति हैं वो पाई जाती हैं, क्योंकि ये डेंड्रोन है उनसे संदेशों को लेते हैं और कोशिका काय से आगे अक्षतंतु से होते हुए एक्सॉन तक हैं वो लेके जाने का काम है वो करते हैं। और इसके अंदर रासायनिक पदार्थ आता है उसको हमें न्यूरोट्रांसमीटर है वो कह देते हैं। आगे दे रखा है तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या क्या है। तो तंत्रिका तंत्र का कार्य है वो शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं को प्राप्त करना, प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करके उसकी व्याख्या करना, उपयुक्त प्रतिक्रिया उत्पन्न करना तथा शरीर के विभिन्न भागों तक आदेश को पहुंचाना। इसके अलावा शरीर की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना और प्रतिवर्ती क्रिया या इच्छा अनुसार ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। तो इसका मुख्य काम क्या हो गया कि विभिन्न भागों से सूचनाओं को प्राप्त करना, इन सूचनाओं का विश्लेषण करना और उनकी व्याख्या करना और उपयुक्त प्रतिक्रिया उत्पन्न करना और शरीर के विभिन्न भागों तक आदेश है या फिर संदेश है उसको वापस पहुंचाना और शरीर की क्रियाओं को समन्वय करना। और इसके अलावा प्रतिवर्ती क्रियाएँ या फिर ऐच्छिक क्रियाएँ या अनैच्छिक क्रियाएँ उनको अंदर है वो नियंत्रित करने का कार्य है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा है वो किया जाता है। आप यहाँ डायग्राम के माध्यम से वो तंत्रिका तंत्र देख सकते हो कि यहाँ सबसे ऊपर के भाग होते हैं जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, जो कि संदेशों को ग्रहण करने का काम करते हैं। इसके सेकंड नंबर पर आता है कोशिका काय हैं जो कि पोषण प्रदान करने का काम करता है। और इसके अंदर है वो निषेल कणिकाएँ पाई जाती हैं जो कि राइबोसोम और अंतःपर्दवी तालिका से निर्मित होते हैं जो कि प्रोटीन निर्माण का काम है वो करती हैं। इसके बाद में अक्षतंतु पाए जाते हैं जो कि संदेशों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और अक्षतंतु के ऊपर है एक आवरण है वो पाया जाता है जिसको हम माइलिन आवरण कह देते हैं जो कि संदेशों को है तेज गति से आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। लास्ट में आता है एक्सॉन होता है। एक्सॉन की संख्या है वो एक होती हैं जो कि अन्य तंत्रिका से जोड़ने का काम है वो करती हैं। और दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के भाग को है वो सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स के माध्यम से वो कोई भी संदेश है वो आगे प्रवाहित है वो किया जाता है। आगे दे रखा है प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन। किसी उद्दीपन के प्रति होने वाली त्वरित अनैच्छिक और स्वचालित प्रतिक्रियाएं उसको हम प्रतिवर्ती क्रिया कह देते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या हो गया कि किसी भी उद्दीपन के प्रति होने वाली त्वरित अनैच्छिक और स्वचालित प्रतिक्रिया उसको हमें और रिफ्लेक्स एक्शन कह दे देंगे। उदाहरण के तौर पर देखें तो किसी गर्म वस्तु को छूने पर वहाँ से हाथ को तुरंत हटा लेना। इसके अलावा आँख में धूल मिट्टी के कण हैं वो गिर जाने पर पलकों को झपकाना, तेज प्रकाश में आने पर आँखों की पुतली का सिकुड़ना और अंधकार में जाने पर आँखों की पुतली का फैलना। इसके अलावा घुटने पर हथौड़ी मारने पर पैर का ऊपर उठ जाना, ये सब हैं वो प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। प्रतिवर्ती क्रिया होगी क्या होगी कि एक अनैच्छिक क्रिया होती है जो कि तीव्र गति से होती है, इसमें मस्तिष्क की सोच विचार की आवश्यकता है वो नहीं होती है और इसके नियंत्रण मुख्यतः वो मेरुरज्जु के द्वारा है वो किया जाता है। तो प्रतिवर्ती चाप आगे दे रखा है। प्रतिवर्ती चाप मतलब प्रतिवर्ती क्रिया है वो किस मार्ग से होकर गुजरता है उसको हम प्रतिवर्ती चाप कह देंगे। तो इसमें सबसे पहले ग्राही आता है, मतलब ग्राही में कोई भी अंग आ जाएगा, उससे जुड़ी हुई कोशिकाएं मतलब उसके जुड़ी हुई तंत्रिका होती हैं उसको हम संवेदी तंत्रिका कह देंगे। उसके बाद में मेरुरज्जु आ जाएगा और मेरुरज्जु से आगे कोई भी जानकारी है उसको विश्लेषण और व्याख्या करके आगे तंत्रिका प्रेरक तंत्रिका के अंदर भेज दिया जाएगा और प्रेरक तंत्रिका से आगे प्रभावित अंग के पास जाएगा और इसके आगे है वो प्रतिक्रिया हो जाएगी। यहाँ डायग्राम से समझा रखा है आपको कि प्रतिवर्ती चाप है वो किस प्रकार है काम है वो करता है। तो सबसे पहले उद्दीपन है, कोई भी गर्म वस्तु है मतलब गर्म वस्तु है ये उद्दीपन का रूप में काम करेगी और इसमें ग्राही है वो त्वचा का अंग मतलब यहाँ पर हाथ हो जाएगा। जैसे ही हाथ पर मतलब हाथ के माध्यम से है वो उद्दीपन को ग्रहण किया जाता है तो इसके बाद में आगे आ जाएगी संवेदी तंत्रिका। इसके द्वारा है वो आवेग को है मेरुरज्जु के पास में वो भेज दिया जाता है और मेरुरज्जु है आवेग का विश्लेषण व्याख्या करता है। इसके बाद में ये वापस है वो प्रेरक तंत्रिका के पास भेज देता है और प्रेरक तंत्रिका है वो आदेश को है प्रभावित अंग के पास ले जाती है और प्रभावित अंग है या आदेश के अनुसार है वो कार्य करती हैं और प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप है वहाँ से हाथ है वो तुरंत है हटा लिया जाता है। तो प्रतिवर्ती चाप किस प्रकार हो जाएगा कि जब हम जैसे ही कोई गर्म वस्तु को छूते हैं तो वहाँ से उद्दीपन है वो हमारे हाथ के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और वहाँ से संवेदी तंत्रिका है उसके माध्यम से मेरुरज्जु के पास पहुँचाया जाता है और मेरुरज्जु आगे विश्लेषण और व्याख्या करके उनके ऑपोजिट है कोई भी न कोई प्रतिक्रिया करता है और प्रतिक्रिया को आगे प्रेरक तंत्रिका
के माध्यम से प्रभावक अंग के पास भेजा जाता है और प्रभावक अंग है वहाँ से तुरंत है वहाँ से हाथ को हटा देते हैं। इसमें वो मांसपेशियाँ काम है वो करती हैं। आगे दे रखा है प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन का महत्व क्या है। तो ये शरीर की रक्षा करने का काम है वो करता है मुख्यतः। इसके अलावा ये बहुत कम समय में प्रतिक्रिया करती हैं, जैसे कोई भी हानि होती है उससे हम बच सकते हैं। इसके अलावा ये अनैच्छिक क्रिया होती हैं, इसके लिए मस्तिष्क से सोच विचार की आवश्यकता नहीं होती और ये जीवन रक्षक है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का महत्व क्या हो गया कि ये शरीर की रक्षा करती हैं, ये बहुत कम समय में प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं और जिससे शरीर में होने वाली हानि है उससे वो बचा जा सकता है। और ये अनैच्छिक प्रकृति की क्रिया होती हैं, इसलिए वो मस्तिष्क के सोच विचार की आवश्यकता वो नहीं होती है और ये है जीवन रक्षक के रूप में वो काम में आती हैं। हाँ, आज के लिए इतना ही। आगे के पार्ट में हमें मानव मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है और इसके अलावा मानव मस्तिष्क या फिर मानव शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का स्त्राव है वो किया जाता है, उनके बारे में वो नेक्स्ट पार्ट यानी सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। ओके।